Hello students, so let's start today's lecture. Today we are going to start with a completely new chapter, that is foreign trade, and it is the last chapter of economics, that is 10th chapter. अब हर चैप्टर के स्टार्टिंग में अपन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, खत्म। तो इस चैप्टर में तो आपको भी समझ में आ रहा है कि एक्चुअली यहाँ पास, लेकिन चैप्टर का नाम है फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। तो इसमें मेनली आपको फोकस किया जाएगा कि हिस्ट्री कहां पास से इंडिया का फॉरेन ट्रेड स्टार्ट हुआ। इतना डर लग रहा है तुमको इससे? ये सो फॉरेन ट्रेड कब से स्टार्ट हुआ और कितना डेवलपमेंट हुआ मोदी जी के आने के बाद, तो उसके बारे में पूरी हिस्ट्री यहाँ पास दी गई है। तो फॉरेन ट्रेड के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया, मेनली यहाँ पास फोकस किया गया है किस प्रकार से फॉरेन ट्रेड डेवलप हुआ और उसका रीजन कि क्यों डेवलप किया गया। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऐसा क्या हो गया कि सबको लगने लगा कि फॉरेन ट्रेड ही दुनिया, मतलब आपको ग्रो करना है एज अ कंट्री, तो फॉरेन ट्रेड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट जहां पास गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट किए फॉरेन ट्रेड सबसे पहले इंडिया में अखंड भारत में कब चालू हुआ था? बिफोर 1947, देश की आजादी से पहले। नहीं, देश की आजादी से पहले क्या होता है, आप सबको थोड़ा हैरानी की बात होगी, समझिएगा बात को, कि सबसे पहले कंट्री के अंदर ना टी का एक्सपोर्ट हुआ करता था। सॉरी, थोड़ा सा और इसको कस्टमाइज करते, टी लीफ जो थी पूरे वर्ल्ड में काफी मेजर पार्ट कंट्रीब्यूशन किसका था? पूरा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चाइना में पिया जाता था, पूरे वर्ल्ड में पिया जाता था टी। बट सबसे बड़ा टी लीफ का एक्सपोर्टर कौन था? इंडिया था। सबसे पहले एक्सपोर्ट किया गया, तो क्या एक्सपोर्ट किया गया है? टी लीफ। इसमें शायद तक नहीं लिखा होगा, पहले समझिए हिस्ट्री, लिखा है तो अच्छी बात है। तो टी लीफ एक्सपोर्ट किया जाता था किस एरिया में? ब्रिटिशर्स को, ब्रिटेन एरिया में, ब्रिटेन को, और भी। और इस कंपल्शन के साथ एक्सपोर्ट किया जाता था कि आप हमको टी लीफ एक्सपोर्ट करोगे, हम अपने इंडस्ट्री में इसको क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, और आपको हायर रेट में हम बेचेंगे, और कंपलसरी है, आपको लेना पड़ेगा। और दूसरा कंपल्सन भी सुनो, आपके कंट्री में गलती से भी एक इंसान ने छोटी छोटी भी टी लीफ प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री डाली, तो हम आपसे टी लीफ लेना बंद कर देंगे। तो इंडिया इतना ज्यादा बड़ा एक्सपोर्टर था, इतना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ करता था टी लीफ का कि वो बंद भी नहीं कर पाता था। तो सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई? ये टी लीफ से हुई। ओवर द पीरियड उन्होंने और भी रॉ मटेरियल प्रोसेस करने के लिए एक्सपोर्ट करना, रॉ मटेरियल चालू किया। इसलिए कभी भी इंडिया में उस टाइम में डेवलपमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन का नहीं हुआ, और किसी भी कंट्री में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। मेनली कहाँ हो रहा था? सोचो, ये ब्रिटेन और ब्रिटिशर्स इतना परेशान करके रखे थे कि इवन यूएसए को भी अपना रॉ मटेरियल कंपलसरी ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था, और प्रोसेस करके यूएसए को भी लेना पड़ता था। ये सब बदलाव और चेंजेस कब आए? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तब लोगों को पता नहीं, हर एक कंट्री को लगने लगा कि जो ये एक्सपोर्ट करना है, जो जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा वो उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। और सभी कंट्री ने अपना एक्सपोर्ट करना चालू किया, और उस वक्त जितने भी मैन्युफैक्चरर्स थे उनको लगने लगा कि दूसरे कंट्री में जाके प्रोडक्शन चालू करना एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इसीलिए हर कंट्री के जो प्रोड्यूसर्स थे वो दूसरे कंट्री में जाके प्रोडक्शन करना स्टार्ट करना चालू किया। यहां पास से कुछ इस टाइप से चालू होने लगा, क्या? इंडस्ट्रियलाइजेशन हर एक कंट्री के अंदर। तो देखते हैं यहां पास क्या लिखा है। सो कॉलोनियल ये सिस्टम जो था, ये सबसे पहले यूज करना चालू किया था यूएसए में। वहां का सिस्टम ही यही चल रहा था, और वहां पास ये सब सिस्टम चालू हुआ था। द पैटर्न ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड वाज टिपिकली कॉलोनियल। तो इंडिया वाज सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन, मतलब जहां पास इंडस्ट्री का काफी अच्छा डेवलपमेंट था। एंड पर्टिकुलरली स्पेसिफिक किसको दिया जाता था? इंग्लैंड को। एंड द इंपोर्टर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, चाहे वो कुछ भी हो, हर चीज का अपन, फिर वो ध्यान आ रहा है आपको, गांधी जी ने भी उस टाइम देश की आजादी के लिए फिर वो कॉटन, वो कपड़े,
हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम खुद से बनाएंगे एंड ऑल, ये सब चालू हुआ था। तो बहुत सी चीजें उस टाइम भी बायकॉट हो रही थी, क्योंकि हमको क्या होता था, हमारा ही रॉ मटेरियल हम ही सबसे ज्यादा मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हम ही को क्या करना पड़ता था, हायर रेट में इंपोर्ट करना पड़ता था। तो मतलब आप रॉ मटेरियल जिस रेट में समझ लो इतने ह्यूज क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करके वो पूरे वर्ल्ड को बेच रहे हैं, और आपको पैसे कुछ भी खास आते नहीं थे, क्योंकि जो फिनिश गुड्स था उसका रेट इतना ज्यादा था कि दोनों क्या हो जाते थे, नलीफाई। ओके, सो दिस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन ट्रेड डिड नॉट परमिट द इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये भी देखो, जो मैंने स्टोरी सुनाई उससे रिलेट करो, वो क्या करते थे, आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन करने भी नहीं देते थे। डिड नॉट परमिट द इंडस्ट्रियलाइजेशन एट योर होम। होम मतलब अपने घर में नहीं, मतलब कंट्री के अंदर। बोलते थे ये भी मत करो। एज अ रिजल्ट हैंडीक्राफ्ट सफर्ड अ सीवियर ब्लो। तो यहाँ पर सब जगह बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज दैट वॉन इंडिपेंडेंस इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू व्यूड द फॉरेन ट्रेड एज अ इन्वेस्टमेंट। जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ तब सबको, जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थी, उनको लगने लगा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन ट्रेड क्या है, एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है। तो लोगों को काफी कुछ बुलाने भी लगे और काफी कुछ जाने भी लगे दूसरे कंट्री के अंदर। अब ये इंटरनल ट्रेड क्या होता है? इंटरनल ट्रेड मतलब आपका डोमेस्टिक ट्रेड या होम ट्रेड बोलते हैं, जिसमें बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन। बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन मतलब क्या होता है? बॉर्डर, सॉरी, रिफर्स एज इंटरनल ट्रेड। जो आपने जैसे महाराष्ट्र में प्रोड्यूस किया तो वो बहुत ज्यादा कहां तक सेल किया जा सकता है? ऑल द स्टेट ऑफ द कंट्री, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बंगाल, एज कंसिडर्ड एज इंटरनल ट्रेड। अब बात आती है फॉरेन ट्रेड क्या होता है। डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में जब आप गुड्स को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हो तो इसको बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड। इसी को चल क्या बोलने लगे? फॉरेन ट्रेड आगे चल के। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आर द पार्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में दोनों आ जाएगा, लेकिन इंपोर्ट में क्या आएगा? गुड्स को आगे आने वाला है। गुड्स जब हम बाय करके अपने कंट्री में लाते हैं उसको बोलते हैं इंपोर्ट। जो गुड्स को अपन, गुड्स और सर्विसेज को बाहर एक्सपोर्ट करते हैं उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। और एक और वर्ड है उसको अपन जब आएगा, हाँ सब पढ़ लेते हो तुम लोग, हाँ उस, छी, क्या करवा रहे हो मेरे से। सो इंपोर्ट ट्रेड को क्या बोला जाता है? परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री और इनफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्री। इसको आप स्ट्रेट किसको बोलोगे? इनफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री को बोलेंगे टू होम कंट्री, इसको बोलते हैं इंपोर्ट। एग्जांपल, इंडिया क्या क्या इंपोर्ट कर रहा है? पेट्रोलियम फ्रॉम इराक, कुवैत, सऊदी अरब। पेट्रोल नहीं, बहुत सी चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको जितना लग रहा है ना, आप चाइना का नाम बहुत कम देखोगे यहाँ। उल्टा हम एक्सपोर्ट करते थे। एक टाइम था जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर हम नेपाल, भूटान और जो चाइना है आसपास की कंट्री को सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इंडिया था। ये अभी से नहीं, बहुत समय से पहले। श्रीलंका, जितने भी आपके मलेशिया दिखते हैं ना, ये सब जगह एक्सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ इंडिया करता था। इंडिया हार्डली इनसे कुछ तो रॉ मटेरियल लिया करता था बहुत टाइम तक। देखो, एक्सपोर्ट ट्रेड रिफर्स टू अ सेल ऑफ गुड्स एंड गुड्स बाय वन कंट्री टू अनदर कंट्री या आउटफ्लो ऑफ गुड्स। इससे ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। वन कंट्री टू अनदर कंट्री से क्लैरिटी नहीं आती है। आउटफ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू फॉरेन कंट्री। एग्जांपल, इंडिया एक्सपोर्ट टी, राइस, जूट टू चाइना। क्योंकि चाइना में राइस प्रोडक्शन, टी प्रोडक्शन, जूट तीनों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और आज भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। सो हांगकांग, सिंगापुर, तो इन सबको भी हम क्या करा करते थे, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट में इंडिया बहुत आगे था। आज भले थोड़ा सा क्या हो गया, टेक्नोलॉजिकल चेंज होने के कारण वो प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर नहीं बन रहे हैं, इसलिए अपन को बहुत सी चीजें इंपोर्ट करना पड़ रही हैं। इवन टुडे, बहुत टाइम से पहले से ही हम जो कंट्री इंपोर्ट कर रही है जो गुड्स, वो हैवी मशीनरी में इंपोर्ट कर रही है ताकि हम गुड्स को मैन्युफैक्चर अच्छे से कर पाए। हम क्या नहीं बना पा रहे आज भी? हैवी मशीनरी। हैवी मशीनरी में कौन से आते हैं? यही फैक्ट्रीज के मशीन इक्विपमेंट, कुछ भी प्रोडक्शन करना है उसको नहीं कर पा रहे हैं। अब आता है आपका इंटरपोर्ट ट्रेड रिफर्स टू परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री, एक कंट्री से लेना। और ये इंडिया सबसे ज्यादा किसके साथ किया करता था मालूम है आपको? थाईलैंड के साथ। अरे तुम मेरे को ऐसे मत देखो। थाईलैंड के साथ क्या लिया करता था वो? कॉटन। ओके,
और उसको प्रोसेस करके वो किसको एक्सपोर्ट कर देता था, मेनली जापान और आसपास के कंट्रीज को बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट किया करता था। रबर सबसे ज्यादा लेकिन वो इंपोर्ट करता था। कहाँ से, आपके थाईलैंड से रबर को इंपोर्ट करता था, थोड़ा बहुत प्रोसेस करता था और पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किया करता था। अभी इसी तरह प्रियंका चोपड़ा ने बोला कि क्या, अब मैंने, मेरा ये वेरीफाइड नहीं है, हाँ। अब वो क्या बोल रही थी, बोलती है कि ये बहुत ही शॉकिंग आपको लगेगा कि इंडियन हेयर्स की क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी है कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी विग हैं उसका 70% विग इंडियन हेयर से बनता है। चलो वापस आते हैं, तो हम इसके भी एक्सपोर्ट में काफी आगे हैं, 70%। इवन सीमेंट इंडस्ट्री में भी हम बहुत आगे थे, भले हमारे कंट्री के अंदर ज्यादा पक्के घर नहीं बनते थे, लेकिन तब भी, अरे ऐसे हंसने की बात नहीं है, लेकिन हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट सीमेंट का भी किया करने लगे आगे चल के। देखो, और इसके बाद जापान ये बहुत ज्यादा करता है, जापान इंपोर्ट्स रॉ मटेरियल, मतलब जापान के पास टेक्नोलॉजी है, ठीक है, लेकिन उसके जो इक्विपमेंट, जो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स इक्विपमेंट लगने वाले हैं, वो सब इंपोर्ट करता था वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से, किसी एक जगह से नहीं, जहां से भी सही रेट में मिलता था वहां से इंपोर्ट करता था, असेंबल करता था, बनाता था नया टेक्नोलॉजी, जो भी चीजें करना है, और उसको पूरे वर्ल्ड भर में एक्सपोर्ट किया करता था। स्पेसिफिकली रेडियो, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन, ये सब, और कहाँ, और ये इंपोर्ट कहां से करता था, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, एंड सेल देम टू वेरियस कंट्रीज इन द वर्ल्ड आफ्टर प्रोसेसिंग। इंडिया भी ये करता था, इंडिया का नाम नहीं लिखा, पता नहीं क्यों नहीं लिखा, उसको अच्छा नहीं लगा। लेकिन इंडिया ने रबड़ के साथ तो, मतलब रबर का वाट लगाई हुई थी कि वहां का थाईलैंड का रबर इतना ज्यादा उसने परचेस किया है कि थाईलैंड वाले, जैसे अपन बोलते हैं ना कि किसी कंट्री का अपन ने नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह जैसे ले लियो, इतना ज्यादा इंपोर्ट करके, छोटा मोटा प्रोसेस करके वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किया गया है। सो एक्सपोर्ट, इसीलिए मैं बहुत थोड़ा सा जोर दे रहा हूँ कि एक्सपोर्ट जो कंट्री के अंदर था वो बहुत ही जोरों में था। ओके, बस प्रॉब्लम क्या रही, हमारी करेंसी वगैरह के भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन हमारा इंपोर्ट जो था काफी एक्सपेंसिव था, जिसके कारण हमको ये सब प्रॉब्लम होती थी कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन रिजर्व इतने ज्यादा नहीं बन पाते थे। और फिर तो आपको बाकी पता ही है, उसके बाद ब्रिटिशर्स और ये सब का प्रॉब्लम हुआ, जिसके कारण हम कुछ भी नहीं रह गए। ओके, आओ, ट्रेड ट्रेड इज एन इंजन ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। तो फिर से इसने लिख दिया है, रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड क्या है, फॉरेन ट्रेड मतलब कोई भी ट्रेड हो, किसी भी इकोनॉमी का इंजन बंद हो जाता है कब, यदि ट्रेड बंद हो जाए। वो बोल रहे हैं कि जैसे अपन ने, तुम लोग इतना मजा क्यों आ रहा है, ठीक है ले लो मजे। सो किसी भी कंट्री का इंजन क्या होता है कि देखिए, मैंने बहुत बार आपको जो प्रीवियस चैप्टर्स थे, चाहे नेशनल इनकम हो, चाहे मैंने आपको, और भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की कोई भी पार्ट जब अपन स्टडी कर रहे थे, तो आपको एक चीज क्या समझ में आ रही थी कि जब तक पैसों का फ्लो चलता रहेगा, पैसों का फ्लो कैसे चलेगा, मैं ऐसे तो नहीं करूंगा, एक काम कर, मेरे पास 10 लाख रुपए आने चाहिए, मैंने तेरे को दिया, तू तू फिर ऐसे ट्रांसफर कर, ये नहीं, क्या चलना चाहिए, कोई गुड्स और सर्विसेज परचेज एंड सेल कंटिन्यूअसली पूरी इकोनॉमी में चलते रहना चाहिए, तो जाके इकोनॉमी क्या होती है, रन होती है। ओके, आपने पढ़ा तो है क्रेडिट क्रिएशन, तो एक ही पैसे को ऐसे ऐसे घुमाया जाता है, ऐसे ऐसे घुमाया जाता है, आपको लगता है हमारे पास पैसे ही पैसे हैं, पैसे ही पैसे हैं, ठीक है, वही वाला सुना है ना, एक अंडे से बहुत सारा अंडा, तो वैसे ही एक पैसे से बहुत सारे पैसे बन जाते हैं अपने आप। सो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। तो इन डेवलप कंट्री इट रिप्रेजेंट द सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ जीडीपी, और ये भी समझने की कोशिश करो, देखो वो वहां शब्द लिख के छोड़ देते हैं, आप अपने कंट्री जैसे इंडिया छोड़ दो, चाइना छोड़ दो, बाकी रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड जो है, वहां पास पॉपुलेशन उन कंट्रीज की काफी कम है, वो खुद भी प्रोड्यूस करके कितना प्रोड्यूस करेंगे, तो वो क्लोज हो जाएगा कंजम्पशन। लेकिन जो पूरा वर्ल्ड में जब आपको कोई प्रोडक्ट को सेल करना है, तब आपको क्या हो जाता है कि प्रोडक्शन की कैपेसिटी आप कितने अनदर लेवल में जाके एक्सपांड कर सकते हो, और पूरे वर्ल्ड में आप उसको गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो आपका कंट्री के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसी को तो क्या बोलते हैं, जीडीपी। आपके जीडीपी में उसका क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो वो आपकी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन कंज्यूम नहीं हो रहा, लेकिन काउंट तो अपने आपके जीडीपी में ही होगा, तो इसलिए आपकी जीडीपी क्या होती है, ग्रोथ होती जाती है। ठीक है, पता नहीं अब आईफोन अभी तक किसी को सस्ते में मिला नहीं, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ
इंडिया में बनने लगा है, टाटा कंपनी ने ये किया वो किया, और भी कंपनीज ने ये कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन अपन को सस्ते में मिल नहीं रहा, लेकिन कंट्री के अंदर सिर्फ प्रोड्यूस हो रहा है, इसी में हम खुश है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करेंगे और बहुत बड़ा सप्लाई चेन बनाया गया है। हाँ राइट राइट। हाँ ठीक है, लेकिन आम आम जनता, आम जनता को, तुमको किसमें खुशी और मिलेगी, थोड़ी सी और खुशी में बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, टाइम है, मिलेगी। ठीक है, लेकिन आज भी जो उसके इक्विपमेंट है, जो जापान कर रहा था, जो चाइना कर रहा था, उसके रॉ मटेरियल आज भी इंपोर्ट करने ही पड़ते हैं। इंडिया के अंदर कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है, सिर्फ असेंबल हो रहा है। ओके, सो ये सबसे बड़ा मेन है। इवन नॉट अ स्मॉल पार्ट्स भी आप आइडेंटिफाई करो कि हार्डली कुछ पार्ट्स है, लेकिन वो भी एप्पल हमसे ले नहीं रहा है, वो सब कुछ इंपोर्ट कर रहा है। उस दिन और खुशी मनाना जिस दिन उसके जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स है वो भी कहाँ बनने लगे, कंट्री के अंदर। और मैं ये नहीं कह रहा कि सारे कंपोनेंट्स बने, बिकॉज जैसे उसका ग्लास एंड ऑल जो स्क्रीन है वो सब तो इंपोर्ट होगी, इतनी हमारी टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप हुई है कि वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करे और साथ में हमसे ले। ओके, लेकिन और भी उसके लिए एटलीस्ट हमारे पास 30 to 50% भी पार्ट इंडिया के अंदर यदि मैन्युफैक्चर होने लगे तो भी हमारे लिए सफिशिएंट है, बिकॉज 100% पार्ट मैन्युफैक्चर होने लगे तो फिर तो अपन आईफोन हम ही बना लेंगे। ठीक है, सो कुछ तो उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जो चिप है, उनकी टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर है, वो सब तो चीजें वहीं से आने वाली है। तो चलो आते हैं आगे की, रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड कैन बी जस्टिफाइड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। क्यों इसको इंजन और ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी बोला जाता है, क्यों इसको जीडीपी में एक बहुत अच्छा मेजर पार्ट रोल प्ले करने के लिए बोला गया है। सो सबसे पहला आता है कि आप यदि कुछ भी गुड्स आप अपने कंट्री में, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करके फॉरेन में यदि सेल करोगे अब्रॉड में, तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, फॉरेन एक्सचेंज, जिसके कारण कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है, बहुत बढ़ता है। ये बहुत छोटी सी बात है हमको लगती है, लेकिन आज के सिचुएशन में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे अभी रिसेंटली सिचुएशन में रूपी की डिमांड कम हो रही थी, डॉलर की डिमांड बढ़ रही थी, उस वक्त जिसने जिसने रूपी का, ये डिमांड और सप्लाई का खेल रहता है, रूपी का डिमांड कम होगा तो उसका प्राइस क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो हमने क्या किया, हमने डॉलर जब हमारे पास इतने ज्यादा थे तो हमने उसको कंट्रोल करने के लिए डॉलर बहुत ज्यादा क्या किया, रिलीज किया। जिसको भी बेचना था रुपी, हमने बोला लेके जाओ, ये लो डॉलर। तो मतलब इस टाइप से ही समझो कि हमने क्या किया है, रुपी के रेट को भी काफी कुछ मॉनिटर करने में सक्सेसफुल रहे हैं। नहीं तो यही चीज, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सफिशिएंट नहीं होता तो आज की डेट में रुपी का जो वैल्यू था गिर जाता मतलब 80 से 60 नहीं आता, 80 से वो 100 चला जाता है इन कंपेयर टू, मतलब $1 की जगह आपको 100 रुपीज अपने देने पड़ते हैं। आज कितना देना पड़ रहा है, 81 रुपीज, 82 रुपीज के आसपास। ठीक है, आपको 83 वगैरह लगता होगा, बिकॉज उसमें सर्विस चार्जेस और ये सब लगते हैं, इसलिए आपको थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन ऑफिशियली जो रेट है 81 के आसपास चल रहा है। सो इसको अपन लेकिन अभी थोड़ा सा फॉरेन ट्रेड में रखते हैं और स्टडी करते हैं कि हमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या मिलता है, फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। जब भी हम कुछ बेचते हैं, या तो हम उस कंट्री की पोजीशन काफी अच्छी है, उसकी करेंसी अच्छी है तो हम उसकी करेंसी ले लेते हैं, नहीं तो हम किस में मांगते हैं पेमेंट, डॉलर में मांगते हैं। जैसे आप चाइना से कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे, चाइना तो एकदम स्ट्रिक्ट रखा है, बोलता है अपन अपने करेंसी में काम नहीं करते, अपने को क्या चाहिए, डॉलर, सिर्फ वो डॉलर में ही डील करता है। इंडिया के अंदर भी मेजर कोई भी कुछ भी किसी भी कंट्री को करो, जापान को करो, किसी को भी करो, हर कोई क्या मांगता है, डॉलर मांगता है। हमसे भी लोग क्या मांगते हैं, बोलते हैं हमको इंडियन करेंसी मत दो। पेमेंट जब हमको करने की बारी आती है चाइना को, तो भी हमें क्या, वो क्या मांगते हैं, डॉलर मांगते हैं। हर कोई यही करता है। जो आपकी नेबर कंट्रीज है ना, नेपाल, श्रीलंका, वो बोलते हैं अरे अपन तो दोस्त हैं, डॉलर डॉलर मत बोलो, हाँ तुम्हारी करेंसी हमारी करेंसी, गांधी जी हो या कोई और हो, बुद्धा जी हो, हमको क्या फर्क पड़ता है, हम आपस में चला लेंगे। ठीक है, अभी भी आप नेपाल जाओगे ना, आप अपनी करेंसी रख के जो, कोई भी प्रॉब्लम होती नहीं है, वो खुशी खुशी ले लेते हैं और उनको मजा आता है। ओके, क्योंकि नेपाल करेंसी का वैल्यू कम है और यहाँ का इंडियन करेंसी ज्यादा है, तो चुपचाप ले लेते हैं, लेकिन वो रिटर्न में भी दे देते हैं, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। वो ऐसे नहीं ट्रीट करते जाके बैंक से वो एक्सचेंज करवा के अपना पैसा ज्यादा नहीं करते हैं। ओके, वो आपको रिटर्न में भी दे देते हैं। ओके, वैसे भी वहाँ की चीजें सस्ती हैं तो आपको पे करने में भी कोई प्रॉब्लम खास नहीं होती है। आपको 5 स्टार होटल वगैरह भी काफी अच्छे में चले जाएंगे, जाना हनीमून मनवाने। ठीक है, पढ़ाई करो। सो फॉरेन ट्रेड,
फॉरेन ट्रेड प्रोवाइड्स ये नेपाल में जनरली सब लोग सोलो ट्रिप जाते हैं। हाँ, आपको पता है ये बात? नहीं पता है? वहां बहुत ज्यादा ना सोलो ट्रिप लोग जिंदगी से परेशान जो हो जाते हैं ना, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अब मैं बताऊंगा नहीं कुछ चीजें, लेकिन मैं बॉर्डर तक होके आया, मेरे को पसंद नहीं आया। वहाँ छोटा मोटा पार्ट शेयर कर देता हूँ, जैसे एक्चुअल में उनकी पोजीशन बहुत खराब है। जो आपके वायर वगैरह अंडरग्राउंड हो जाते हैं या कि ऊपर से क्रॉस होते हैं ना, वो रोड में बिछा देते हैं। बोलते हैं, देख लो। हाँ, तो बोलते हैं इतना हमारे पास टाइम नहीं और इतना पैसा नहीं है पोल लगा के हम तुमको वायर को ऊपर लगाएं। ठीक है। दूसरा, जैसे चिकन की बारे में बात आती है, तो हाउ दे कुक चिकन। ओके, चिकन डोंट टेक इट अदरवाइज। हाँ, वो हर चीज को ड्राई कर डालते हैं, वो धूप में हो। तो चिकन को भी ना ऐसे लटका के पूरा पूछते हवा, वो एक उनके यहाँ क्या होता है, बहुत ठंड रहती है। सो वो क्या करते हैं कि वो एक अलग टाइप का उनकी चिमनी टाइप की रहती है, उसके अंदर आग लगाए रहते हैं, तो उसके ऊपर ढका हुआ रहता है और उसी को सारे चिकन वगैरह हैंग कर देते हैं कट करके। और वो एकदम उसकी गर्मी से वो पूरा एकदम धीरे धीरे करके ड्राई हो जाता है, वो कुक नहीं हो रहा है, ड्राई हो रहा है। और जब खाना होता है फिर वैसे ही रस्से में डाल के उसको कुक करके खाया जाता है। इट्स लाइक अ ड्राई फिश का कंसेप्ट, जो आप लोग ने मे बी देखा या सुना हो, मार्केट में मिलते हैं। तो उनके खाने और चीजों, अरे ऐसे गंदा तो मेरे को भी लगा था, अब आपको नहीं, आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू, बहुत सी चीजें वहाँ अलग हैं। ओके। और बहुत रिस्पेक्ट है, चाय वगैरह आके, और वहां तो पानी गर्म करके आपको देना पड़ता है कुछ भी करने के लिए, ठीक है, समझ जाओ इशारे। सो नल से पानी वगैरह आता नहीं है, 12 बजे के बाद थोड़ा बहुत शायद तक आने लगता है। क्यों? हाँ, तो थोड़ा मेल्ट होके आ जाता है, नहीं तो आपको अर्ली मॉर्निंग जाना कहीं कुछ करना है तो समझ जाओ। सो फॉरेन ट्रेड प्रोवाइड्स फॉरेन एक्सचेंज विच कैन बी यूज्ड फॉर वेरी प्रोडक्टिव पर्पस। एंड ऊ ताजमहल करने वहां बिल्कुल मत जाना, यहाँ धोखा होता है। जो लोग पिछली बारी वाले भी तामनी घाट चले गए थे हम लोग के साथ, तो बोले 4 किलोमीटर है, वहां भी ऐसे ही बोलते रहते बस पास में है। ये पहाड़ से वो पहाड़ एकदम कुदाते रहते हैं, उन लोग को फर्क नहीं पड़ता। ऊ ताजमहल करके तुमको यहाँ से वहां कुदा देते हैं, और चल चल के आपकी हालत खराब हो जाती है। ठीक है, इंसान पहचान नहीं पाता है वापस आने के बाद, यदि ताजमहल देखने नेपाल में गए तो। ओके, तो ध्यान रखना, बोलने का नीचे से जो मंदिर वगैरह दिख रही देख के वापस आ जाओ, आ जाओ। सो फॉरेन ट्रेड प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है, फॉरेन एक्सचेंज विच कैन बी यूज फॉर वेरी प्रोडक्टिव पर्पस। कौन से प्रोडक्टिव पर्पस है? फॉरेन ट्रेड इज रिमार्केबल फैक्टर इन एक्सपांडिंग मार्केट एंड इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो डेफिनेटली आप ऐसे डॉलर आपकी आंखों के सामने दिखाते हैं ना कुछ, है ना, मैन्युफैक्चर करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, तो क्या मिलेगा आपको? डॉलर आएगा। ओके। सो इस टाइप से रहता है। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, वैसा नहीं है। कुल मिला के क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज में काफी लोगों को मोटिवेशन और साथ में रहता है, क्योंकि आपको क्या मिलता है एक्स कंपेरेटिवली, जो आप कंट्री में अंदर सेल करते हो अच्छे गुड्स को, वही आप अब्रॉड में जब सेल करते हो तो हायर अमाउंट भी मिलता है। और गवर्नमेंट भी बहुत सारे इंसेंटिव एंड प्रमोट करती है ताकि आप क्या करो, एक्सपोर्ट करो, इनकरेज इन्वेस्टमेंट। तो foreign trade creates an opportunity for the producer to reach beyond the domestic market। तो फॉरेन ट्रेड के कारण क्या होता है कि प्रोड्यूसर, जिस भी गुड्स का प्रोड्यूसर है, वो क्या करता है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करता है, ताकि इसको, क्योंकि मालूम है कि हम इसको सेल कहाँ तक कर सकते हैं, दूसरे देशों में भी कर सकते हैं। इंक्रीज इन टोटल इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी। जब वो प्रोडक्शन इंक्रीज करना होगा तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में होगा, वो गुड्स को ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, तो हमको फॉरेन एक्सचेंज भी आएगा। तो हर तरीके से बेनिफिट होता है। डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, ये समझने की कोशिश करो, इसी से समझाऊंगा। पूरे वर्ल्ड में भी आईटी, यदि आईटी के रिगार्डिंग कुछ भी काम होता है, तो एक ना एक बात में इंडिया का नाम दिमाग में हर कोई लाता है कि सस्ते में यदि आईटी का काम करवाना है तो कहां से करवा ले, इंडिया से करवा ले। इसी को बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। जिस कंट्री, यदि आपको कुछ गुड्स मैन्युफैक्चर करवाने होंगे तो आप किससे बात करोगे? ताइवान से। लड़ाई चल रही बच्चे। सो तो क्या करते हैं, चाइना एंड ताइवान को अपन एज अ हब देखते हैं कि वहां पास से हम सस्ते में कोई भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करवा के ले सकते हैं। सो सम कंट्रीज हैव abundant natural resources, they should export raw material and import the finished goods from their countries। तो बहुत जगह रिफाइनरी का भी ऐसा है कि हम रॉ मटेरियल, जैसे ये रिलायंस जी भी क्या कर रहे हैं, बहुत रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल लेते हैं,
रॉ ऑयल जिसको बोला जाता है, वो इंपोर्ट करके उसको प्रोसेस करके फिर से नेबरिंग कंट्रीज एंड ऑल को सबको क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो क्या हो रहा है, या कि काफी तो उसी ऐसा हो नहीं रहा है, लेकिन कुछ कंट्रीज को वहां भी बेच दिया जाता है एज रिक्वायर्ड। ऑप्टिमम एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसके बारे में भी सोचो। ऑप्टिमम एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो आप अपने रिसोर्सेज मतलब मनी हो या रॉ मटेरियल, कोई भी जो भी चीज आपके पास है उसका ऑप्टिमम एलोकेशन हो जाता है एंड यूटिलाइजेशन भी हो जाता है। कैसे हो जाता है कि आप ऐसे गुड्स और ऐसे सर्विसेज के ऊपर वर्क करते हो और इंडस्ट्री को एक्सपांड करने की कोशिश करते हो जिसमें आप क्या है, ऑप्टिमम रिजल्ट या कि ऑप्टिमम रिटर्न मिल रहा है। तो ड्यू टू स्पेशलाइजेशन रिसोर्सेज आर चैनलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओनली दोस गुड्स व्हिच गिव हाईएस्ट रिटर्न। आप उसी में फोकस करते हो जिसमें आपको हाईएस्ट रिटर्न मिल रहे हैं। क्यों लोग अभी भी प्रोडक्शन के ऊपर जल्दी उस एरिया में भागते नहीं है? मालूम है कि हम चाइना का कंपीट नहीं कर पाएंगे, तो वैसे गुड्स के ऊपर कोई भी फोकस करके भाग नहीं रहा है। Thus, there is a rational allocation. Rational मतलब normal, sensible, balanced allocation and specialization of resources at the international level due to foreign trade. यदि ये नहीं होता, फॉरेन ट्रेड ही नहीं होता, तो ये चीज एलोकेशन पॉसिबल नहीं होती। क्रूड ऑयल, ऑयल वाले ऑयल लेके बैठे रहते, रबड़ वाले रबड़ लेके बैठे होते। समझ में आ रहा है क्या? क्या वो ऑप्टिमम एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन हो रहा होता क्या? नहीं। वही कंट्री जो रबड़ निकालने में जिनको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते या क्रूड ऑयल ढूंढने में या एफर्ट्स लगते, तो वो क्या करते रबड़ के केस में, उनको ज्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करनी पड़ती। और किसी कंट्री में वही चीज क्या होती है, जैसे टी कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा हो रहा है और किसी के यहाँ बहुत कम हो रहा है, लेकिन वहां डिमांड ज्यादा है, तो वो क्या होता, एक्सपेंसिव टी प्रोडक्शन होता। रॉ मटेरियल किसमें मिलता, एक्सपेंसिव मिलता, तो फिनिश गुड्स भी कितने में मिलता, एक्सपेंसिव मिलता। तो वो ऑप्टिमम एलोकेशन इन यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का नहीं होता। स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल, अब इससे भी समझने की कोशिश करो। अभी इसको पाकिस्तान बीच में लाते हैं। पाकिस्तान में जैसे बिरयानी खानी थी, तो टमाटर क्या हो गए, टमाटो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गए। अब क्या करोगे, आपको लग रहा है, अब ये बिजनेसमैन ऐसे करके देख रहा है, अच्छा महंगे हो गए, क्या करेगा ये चिंटा, बताओ क्या करोगे आप दुनिया भर से देखोगे, कंट्री में भी नहीं देखोगे, दुनिया भर में देखोगे कहाँ टमाटर सस्ते हैं। टमाटो जहां सस्ते मिले वहां से उठाओगे धप्पा बोलोगे। और ये ऐसा, ये अकेला था क्या, तुमने भी सुन लिया, तुम भी क्या करोगे, सबने ऐसा करना चालू किया। सबने क्या किया, टमाटो जब तक पाकिस्तान में पहुंचे, अरे तू भी लेके आया, तू भी लेके आ गया, सब लेके आ गया, वहां पर सप्लाई टमाटो की क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब क्या होगा, प्राइस कम होगा। तो अब समझ में आया, प्राइस क्या हो जाएगा, फिर से वो स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए बोला गया है कि ये फॉरेन ट्रेड के कारण क्या है, प्राइस स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। समझ में आ रही है बातें, एग्जाम्पल समझ में आया? ऐसा यहाँ पास कुछ लिखा नहीं है, लेकिन रियलिटी यही है। आप तो ये बात कर रहा हूं मैं कंट्री टू कंट्री, क्योंकि हम फॉरेन ट्रेड पढ़ रहे हैं। यू कांट इवन बिलीव कि बहुत बड़ा चंक बिजनेसमैन क्या करते हैं, जो एक स्टेट या एक सिटी से दूसरे सिटी में कहीं भी मालूम पड़ता है कि ये रेट इस चीज का, ये रेट इस चीज का चल रहा है, वहीं पास डील कर लेते हैं। हाँ तू कितने में लेगा, तू कितने में देगा, 5 रुपए के डिफरेंस से पर केजी में 2 रुपए 3 रुपए, हाँ ये इतने तारीख तक तेरे को पहुंच जाएगा, तू कितने तारीख तक पहुंचा, बीच का कमीशन खुद का। तो अपने आप यदि किसी स्टेट में यदि किसी भी गुड्स का डिमांड यदि इंक्रीज है या कि उसकी सप्लाई कम है, तो ऑटोमेटिकली कैसे फुलफिल होती है, समझ में आ रहा है क्या? और उसमें कौन रोल प्ले करता है, बीच के मीडिएटर्स, एंड उनको क्या मिल जाता है, कमीशन। तो द सेम वे इसी तरीके से पूरे फॉरेन ट्रेड में भी चलता है। जरूरी नहीं है कि आप कुछ चीज मैन्युफैक्चर करो। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर नहीं करते, सिर्फ क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, खुद का कुछ पैसे भी नहीं लगाते हैं। अरे तू डायरेक्टली ये पैसा मेरे अकाउंट में, इधर का पैसा इधर अकाउंट में, और गुड्स क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। समझ में आ रही बातें? हाँ कुछ ऐसे धंधे मत करना आप लोग, आओ। इवन गोल्ड के केस में भी ये बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, मतलब एन एक्सट्रीम लेवल। अब अवेलेबिलिटी ऑफ, अब ये, लेकिन ये बताओ प्राइस कैसे डिसाइड होती है, कोई बताओगे? डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस से प्राइसेस किसी भी गुड्स की डिसाइड होती है। कितना डिमांड है उस गुड्स का, कितना सप्लाई है, और उसके अकॉर्डिंगली एक बीच में आता है, बोलते हैं हाँ ये प्राइस में अपन डील करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइसेस, अब मल्टीपल चॉइसेस क्या हो गए? अब जो पहले चला करता था, कुछ गुड्स के अंदर ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ करते थे, अभी क्या हो गया है,
डिफरेंट नंबर ऑफ गुड्स अभी कमोडिटीज मार्केट में अवेलेबल है जिसमें आप क्या कर सकते हो, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हो. सो मल्टीपल चॉइसेस ऑफ द कमोडिटीज के बारे में बोला है. फॉरेन ट्रेड इज हाईली कॉम्पिटिटिव, इट्स आल्सो इंश्योर्स अ गुड क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट. ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड दिस राइजेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल. तो इसीलिए क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ सबको गुड्स क्या करना है, आपके गुड्स कोई क्यों परचेस करेगा, बिकॉज आपका बेटर प्रोडक्ट हो, बट बेटर पैकिंग हो, बेटर उनको फील आए, लुक एंड फील में भी अच्छा है. तो इसलिए क्या हो रहा है, धीरे धीरे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वर्ल्ड में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब आप किसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जब आप अच्छे गुड्स यूज कर रहे हो, अच्छी जगह रह रहे हो, अच्छे से रह रहे हो, अच्छे खा रहे हो, अच्छा कंज्यूम कर रहे हो, अच्छा यूज कर रहे हो, तो उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. नेक्स्ट आता है ब्रिंग्स रेपुटेशन एंड हेल्प अर्न गुडविल. तो डेफिनेटली जब फॉरेन ट्रेड करते हो तो लगता है इज्जतदार लोग हैं. ऐसा रहता है ना कि जब आप कुछ चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हो और बोलते हैं कोई कि हम चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं, क्या इतने बड़े लोग हो आप चाइना जैसे कंट्री को आप एक्सपोर्ट कर देते हो, तो आप उसके रिस्पेक्टफुली देखते हो. वैसे इसी तरह यहाँ एक्सपोर्टिंग कंट्री क्या हो रहा है, ये बंद हो रहा है मेरा. क्या चाहते हो तुम? Exporting country can earn reputation and goodwill in the international market. For example, countries like Japan, Germany, Switzerland have earned a lot of goodwill and reputation in foreign market for their qualitative production of electronic goods. आप देखते हो कि यदि जापान की आपको पेन मिले या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मिले तो आप बोलते हो कि हाँ अच्छा होगा, कुछ सोचते हो कि आप नहीं, बिकॉज वहां का प्रोडक्शन क्वालिटी के ऊपर आपका क्या बन गया है, ट्रस्ट डेवलप हो गया है. यही चीज बात करें चाइना की, तो आप उसको शक भरी निगाहों से देखते हो कि कब तक चलेगा, पूछते हो, सबसे पहले पूछते हो कब तक चलेगा ये. समझ में आ रही बातें? सो दिस विल बी कॉल्ड एज गुडविल. बच्चों लेकिन ध्यान रखो, मजाक मस्ती में ये मत भूल जाना कि आपको क्या लिखना है. आप चाइना जापान ये सब लिख नहीं सकते हो, जो लिखा है वो लिखना पड़ता है एग्जाम में. कहानी सुनने में तो बड़ा मजा आ रहा है, इट्स ऑल अबाउट फॉर द शेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट. कंपोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड. अब मैं बता रहा हूं कि आगे चल के जो भी आप पढ़ोगे उसका वास्तविक जीवन से खास कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है क्योंकि वो हिस्ट्री है. अब यहाँ पर से सब चीजें क्या आने वाली है, हिस्ट्री, और आपको फिगर्स याद रखने हैं. तो आपको ऐसा एक चार्ट मिला होगा, है क्या आपके पास ऐसा चार्ट? किसके घर पे है? अच्छा नहीं, कुछ लोग ग्रुप स्टडीज भी करते हैं ना, इसलिए मैं पूछ लिया. तुम नहीं करते? कौन लोग करते हैं ग्रुप स्टडी? क्लास में करते हो, वेरी गुड. कुछ लोग कैफे में करते हैं, कुछ लोग कुछ के घर में करते हैं, सब अलग अलग टाइप का. कुछ लोग पेड़ों के नीचे करते हैं. नहीं नहीं, आई मीन कॉलेज, कुछ लोग कॉलेज के कट्टा के नीचे बैठ के करते हैं ग्रुप स्टडीज. आई एम टॉकिंग अबाउट दैट. देखो तुम लोग मेरे को मेरा तो इंटेंशन भी नहीं रहा पगलो वैसा, तुम लोग जिस प्रकार से हंस देते हो. जाते हैं यार बच्चे. ए हाँ ठीक है, सजा के रखना, आने वाले आपके भविष्य में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जब आएंगे उनको दिखाने का ये चार्ट बुक. हम्म, नहीं रे ठीक है, मैंने चिढ़ा दिया. अच्छे से रखो बुक को, कितने प्यार से रख रही है बुक को, देख रहे हो पकड़ो. कहाँ चला गया ये? अरे नहीं ना, मैं इतनी, मेरे पास इतनी शक्तिमान वाली शक्तियां नहीं है ना, एकदम सीधे फिफ्थ चैप्टर में आ जाऊँ. हाँ हाँ ना, नहीं उसमें एरर है इसलिए उसके पास शक्ति नहीं, उसके पास. कितना ऊपर. अब over the last 70 years, India's foreign trade has undergone a complete change in terms of composition and direction. Main feature of composition of foreign trade are as follows. क्या क्या हुआ है? ग्रॉस नेशनल इनकम में चेंजेस हुए हैं. अब 1990 टू 1991 से import and export in gross national income was 17.55% and it was increased to 48.8% during 16-17. इसमें मेरे पास कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं है, मैं इसीलिए आपको बताया. दिस इज द हिस्टोरिकल कुछ डेटा है जिसको आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, लेकिन हर बार आप सॉल्यूशन में फोकस करते हो तो मैं बोल रहा हूँ पॉइंट नंबर 2 को याद रखना. दिस इज द शॉर्टकट. एटलीस्ट इतना तो याद रहेगा ना, दो वर्ड.
क्या फिगर्स 1990 टू 1617 ऐसे बोल सकते हो। तो अब वॉल्यूम एंड वैल्यू के बारे में बोला, पहले ऊपर नेशनल इनकम के बारे में बोला, अब बोल रहा है वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ ट्रेड। तो सिंस 1990 टू 1991 से द वॉल्यूम एंड द वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड हैज गॉन अप। So India now export and import goods which are several times more in the value and volume। तो आप इसी तरह क्या कर सकते हो, ग्रॉस नेशनल इनकम में भी लिख सकते हो, बोल सकते हो कि शेयर सिंस 1990 to 1991 the share of gross national income due to the foreign trade has gone up। अब ठीक है, लेकिन एक काम करो, थोड़ा ये याद रखो, याद है ना। तो फिल इन द ब्लैंक जो मैंने चार्ट में दिया हुआ है ना, उसमें कुछ चीजें लिख के रखोगे। चार्ट मतलब ये वाला चार्ट ये लिखा है ना, तो यहाँ पर सब लिख के रखोगे तो याद रहेगा। तो वॉल्यूम हो गया। अब चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट, पहले क्या हुआ करता था, एक्सपोर्ट प्राइमरी प्रोडक्ट्स, कौन से प्रोडक्ट्स, प्राइमरी प्रोडक्ट्स, चल भाई चल जाओ, प्राइमरी प्रोडक्ट्स लाइक जूट, कॉटन, टी, ऑयल सीड्स, लेदर, फूड ग्रेन्स, काजू, कैशू नट्स, मिनरल प्रोडक्ट्स। सो इस टाइप के प्रोडक्ट्स क्या थे, इस टाइप के प्रोडक्ट्स क्या थे, एक्सपोर्ट करते थे। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बढ़ती गई, लाइक रेडीमेड गारमेंट्स, जेम, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, स्पेशली कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑक्यूपाई प्राइमरी प्लेस इन इंडिया एक्सपोर्ट। तो ओवर द पीरियड इस टाइप से कुछ कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट में क्या क्या एक्सपोर्ट पहले करते थे, अब क्या क्या एक्सपोर्ट और करने लगे। वो तो कर रही है, अभी भी करते हैं, लेकिन और भी क्या चीजें एक्सपोर्ट करते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। आ रही बात समझ में, सुबह सुबह स्पैम कॉल। आओ, चेंज इन कंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट, इंपोर्ट की कंपोजिशन में भी चेंजेस हुआ है। पहले हम क्या क्या इंपोर्ट किया करते थे बताओ, मेडिसिन, क्लोथ, मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। जब से टाटा जी ने बना दिया तो वो हो गया। मेडिसिन भी जानते तो हो, आज की डेट में चाइना भी हमारा मेडिसिन यूज कर रहा है, पूरा वर्ल्ड यूज कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में अबाउट 50% ऑफ मेडिसिन जो प्रोड्यूस होती है और एक्सपोर्ट होती है वो इंडिया से होती है। और लेकिन वो भी कौन सी मेडिसिन, थोड़ा गौर फरमाने की, जेनरिक मेडिसिन, क्योंकि उसका काम वही रहता है। और इंडिया में उसका परमिसेबल है कि आप कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मेडिसिन है तो आप उसकी क्या कर सकते हो, जेनरिक मेडिसिन बना सकते हो। जेनरिक मेडिसिन कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा लगता है डुप्लीकेट मेडिसिन है। इट्स नॉट अ डुप्लीकेट मेडिसिन, वो काम एग्जैक्ट वही करती है, लेकिन बस क्या रहता है, उसका रेट कम रहता है। ठीक है। तो आज के बाद कोई शॉप में देख देख लेना, लोग लिख के रखते हैं जेनरिक मेडिसिन शॉप, हाँ, तो ध्यान रखना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्या करते हो, उस शॉप में जाके बराबर से आप अपने ओरिजिनल प्रोडक्ट जो है सिप्ला एंड ऑल जो बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं आपको, तो वो जाके वो प्रोडक्ट दिखाओगे तो उसका सेम आप कंपोजिशन जो रहता है मेडिसिन का, वो उस दूसरे मेडिसिन का जनरली मिल जाता है। हमें जो डॉक्टर ने मेडिसिन जो दी होती है ना, हाँ, उसके इंग्रेडिएंट्स गूगल पे सर्च करके भी वही सेम बराबर। और आज की डेट में मेडिकल शॉप के पास भी इतने सॉफ्टवेयर अब डेवलप हो चुके हैं कि वो डायरेक्टली मेडिसिन का नाम डालता है और उसके सब्स्टिट्यूट मेडिसिन साइड में दिख जाते हैं कौन कौन से हैं, और उसके पास कौन कौन से अवेलेबल है और कितने क्वांटिटी में, वो भी मिल जाता है। इसलिए वो आपको इजीली जेनरिक मेडिसिन दे देता है। सो देखो, मेडिसिन का भी मार्केट कंट्री के अंदर बहुत ह्यूज है, ह्यूज। जैसे ये भी बता रहे हैं ना, 50% बस नहीं है। जब आप कंट्री के अंदर भी बात करते हो ना, तो मेडिसिन के मॉल होते हैं। इफ यू दवा बाजार, मेडिसिन के बहुत ह्यूज बिल्डिंग्स वगैरह हैं। जैसे मैं इंदौर में देखता था, छावनी के पास है, मधुमिलन चौक के पास, उसकी 8 फ्लोर की बिल्डिंग है, मेडिसिन, उसको दवा बाजार बोलते हैं, दवाई को दवा बाजार। तो उसके 8 फ्लोर तक 4 व्हीलर जाती है। किस लिए जाती है, ये टेम्पो वगैरह जो है ना, वो जाती है, जिसकी मेडिसिन जिसकी उतारनी है, लेनी है, नीचे लाना है, तो पूरी बिल्डिंग के ऊपर। और पूरी बिल्डिंग में शॉप है किस चीज के हैं, सिर्फ मेडिसिन के। ओके। और पूरे एशिया में वो सबसे बड़ा अभी तक का क्या है, वो दवा बाजार है, मेडिसिन मॉल है वो, ऐसा बोल सकते हो। समझ में आ रहा है। तो इस टाइप से इतना ह्यूज मार्केट है, और वहीं से काफी बड़े बड़े बहुत से सिटी और स्टेट को मेडिसिन सप्लाई होती है। देखो, अब किसी ने मिलके एक जगह बना दिया नहीं, तो जैसे हर सिटी के अंदर, जैसे बड़ी बड़ी सिटीज है, वहां भी मेडिसिन शॉप, जैसे आप ही देखते हो जो सदाशिव पेट है, वहां पास भी बहुत बड़ा मार्केट है मेडिसिन का।
ओके, आप नीचे से उतरते हो तो आपको समझ में नहीं आता ये क्या लिखा है, क्यों लिखा है, चल रहा है, बड़े बड़े कार्टून्स एंड ट्रक्स आ रहे हैं जा रहे हैं, क्यों आ जा रहे हैं वो आपको समझ में आता नहीं। इवन हमारी बिल्डिंग के नीचे भी आपको बहुत सारे मेडिसिन शॉप्स वगैरह हैं, आपने ध्यान से अब जाके देखोगे ना, राइट में देखोगे लेफ्ट में देखोगे, सब जगह होलसेल का सप्लाई चल रहा है, किसका, मेडिसिन का। शटर वगैरह बंद रहती है ना, हाँ बस वो बंद करके, उनको इतनी सी जगह चाहिए, उनको मार्केटिंग और उसकी नहीं, जिसको जरूरत है वो आता है। ओके, सो इसलिए वो इस टाइप से चलते हैं, जो शटर वगैरह जो बोल रहे हैं ना पड़ोसी आपका, बंद रहता है तो बगल से एक बस वो डोर ओपन रहता है और काम चलता रहता है, टेम्पो आते जाते हैं, भरता है, इसके यहाँ पहुंचा रहे उसके यहाँ, तो दिस इज द होल मार्केट ऑफ द मेडिसिन। सो पहले लेकिन इंडिया में क्या किया जाता है, उसका किस चीज का इंपोर्ट किया जाता था, हम बात कर रहे हैं किस चीज का इंपोर्ट किया जाता है, उसमें से एक मेजर पार्ट था मेडिसिन का। आज की डेट में ऑलमोस्ट वो बहुत ही कम हो चुका है, और एक्चुअल में हम आज की डेट में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट मेडिसिन भी कर ही रहे। सो लेकिन आज भी हम क्या इंपोर्ट कर, अपार्ट फ्रॉम पेट्रोल एंड पेट्रोलियम, इंडिया इज नाउ इंपोर्टिंग मेनली कैपिटल गुड्स लाइक हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल एंड फर्टिलाइजर एंड स्टील एंड इक्विपमेंट्स। यही चीजें बस हम क्या कर रहे हैं अभी मेजरली इंपोर्ट कर रहे हैं। अब आती है बात ओशियनिक ट्रेड की, जो भी, अब इससे क्या समझ में आता है, जब भी आप ओशियन बोलते हो, सी से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो वो पहले ही बहुत नियर बाय कंट्रीज में, जो जैसे श्रीलंका हो गया, मलेशिया हो गया, तो इस कंट्रीज में आपके क्या होते थे, चला करते थे। तो मोस्ट ऑफ इंडिया ट्रेड इज बाय सी। इंडिया हैज ट्रेड रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज लाइक नेपाल, अफगानिस्तान। अब नेपाल में बाय रोड चला जाता था, ऐसा नहीं है, मतलब आप समझो, संभालो अपने आप को। अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, द शेयर ऑफ इंडियाज ओशनिक ट्रेड इज अराउंड 68%, आप समझ सकते हो। लेकिन देखो, आज की डेट में प्लेन एंड ट्रेन चल रहा है, तो ट्रेन भी कहाँ तक विद इन कंट्री रहती है, हार्डली कुछ ही जैसे इंडिया से पाकिस्तान ट्रेन जा रही है, बहुत रेयर जगह जा रही है। तो जितना भी अभी मेजर आज भी ट्रेड होगा, डेफिनेटली वो किससे होगा, सी से होता है, बिकॉज वो काफी चीप पड़ता है। बाय एयर रूट तो अभी डेवलप हो रहा है आपके देखते देखते, समझ में आ रही बात है। तो इसीलिए मेजर कहाँ से रहेगा, ओशियनिक ट्रेड रहेगा। डेवलपमेंट ऑफ न्यू पोर्ट्स, अब इसके बारे में, इसीलिए जब ओशियनिक ट्रेड और बढ़ते जा रहा है, तो जितने भी पोर्ट्स थे, आप गूगल में भी देखोगे ना, पोर्ट्स देखने में ना गूगल मैप में बहुत मजा आता है, क्योंकि आपको एक अलग ही उसका फील और पोर्ट इमेज आपको दिख के आएगी जब आप देखोगे ना। अच्छा लगेगा। सो फॉरेन ट्रेड में इंडिया में कौन से रहे, मोस्टली मुंबई एंड कोलकाता एंड चेन्नई पोर्ट थे, लेकिन उसके बाद इतने ज्यादा पोर्ट्स, पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इतना डेवलप किया कि हर एक जगह आज की डेट में, तो कुछ नहीं लिखा है, बहुत ज्यादा पोर्ट्स क्या हो चुके हैं अभी, कंडला में, कोची में, विशाखापट्टनम में, तो बहुत जगह है। हाँ, हाँ, प्राइवेट और पब्लिक दोनों है उसमें, अभी अडानी जी भी है और सब लोग सब मिक्स है, ठीक है। अब समझ जाओ इशारे मेरे। लेकिन अब ये सब अच्छा नहीं लगता ना पब्लिकली, बताओ। हाँ, लेकिन चल रहा है। हम्म। लेकिन उससे ज्यादा प्रॉफिट भी है ना। अरे झालं होतं वेगळं गोष्टी, आता एअर इंडिया पण जे गव्हर्नमेंटनी घेतलेलं होतं, तर मग आता परत टाटानी घेतल्यानंतर सगळं प्रॉफिट, लेकिन नहीं होगा। देखो क्या हो रहा है, कौन बैंकरप्ट होता है और कहाँ प्रॉब्लम जाती है, जब आप ना अय्याशी वाले काम करते हो ना, जब आपके पैसे गलत डायरेक्शन, बिजनेस में जाएंगे तो क्या करेगा, बिजनेस कर रहा है ना, थोड़ा फंडामेंटल समझो कौन बर्बाद हो रहा है। अब माल्या वगैरह ने ऐसी जगह गलत डायरेक्शन में अपने इन्वेस्टमेंट करने लगे थे, जिसके कारण पैसे स्पेंड होके कुछ भी रिटर्न में आ नहीं रहा था। अब मैं बोलना नहीं चाहता, वो सब आप लोग समझदार हो, लेकिन जब अडानी के बारे में बात कर रहे हो, तो यार वो रिन्यूएबल एनर्जी या कि कुछ चीजें, वो इक्विपमेंट या कुछ चीज खरीद के वो लगा रहे हैं ना। बैंक भी क्या करती है, एक लेवल में जब आपको समझ में आता है लोन रिकवरी नहीं होता है, तो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपने डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के उसके पास राइट होते हैं। वो बिजनेस को रन किया जाता है, जितने भी बिजनेस में वो अभी पैसे अडानी जी लगा रहे हैं, वो क्या है, सब आज की डेट में बूम में चल रहे हैं। उसमें से क्या आएगा आने वाले भविष्य में, प्रॉफिट तो आने ही वाला है ना। तो वो बिजनेस को रन करके भी जो प्रॉफिट होगा, वो बैंक क्या करेगा, अपना लोन का रिपेमेंट करेगा। कौन से सेक्टर में डायरेक्टली ऐसे होता है, जैसे
यूएसए वगैरह में हुआ था, जो इंश्योरेंस सेक्टर है, सडनली आपके क्या हो गया, कंट्री में कुछ मेजर डिजास्टर हो गया, तो सब लोगों ने क्या बोला, हमने इंश्योरेंस लिया, हमको इंश्योरेंस क्लेम दो। कंपनी बोलती भाई इतने पैसे अपने पास है नहीं, खत्म हो गई कंपनी। समझ में आ रहा है? राइट, बार्कलेज एंड ऑल, बहुत सारी और। सो इसी तरह आपकी बात करते हैं इसके लिए, जैसे कंट्री के अंदर कोई फ्रॉड किया गया बैंक में, कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड हुआ और पैसे बहुत सारे निकाले गए, रामालिंगा राजू, समझ में आ रही बातें, तो बैंक होगी। समझ में आ रही बातें चीजें, बैंकरप्ट क्यों होती है बैंक, बैंक में कभी भी बैंक को प्रॉब्लम होगी जब फाइनेंशियली किसी ने उससे पैसे चोरी किए हो, या तो कंपनी से नहीं तो बैंक से। ठीक है, तो ये जो वर्ड है कि सब बर्बाद होंगे या ऐसा कुछ, हाँ इम्पैक्ट पड़ेगा, आई एम नॉट सेइंग दैट कि नहीं इम्पैक्ट पड़ेगा, लोगों का ट्रस्ट टूटेगा, लोग पैसे अपने खींचना चालू करेंगे, शेयर मार्केट डाउन होगा, लोगों के पैसे लॉस, सब होगा, बट जो सेंसिबली वर्क करेगा वो उसको कुछ होने वाला नहीं है। और सिंपल सी बात है, जब आपको लगता है, आप एक टाइम के आने के बाद अडानी जी की इमेज बिल्कुल मुकेश अंबानी और धीरूभाई अंबानी के ऊपर था, बिजनेस चालू किया है, तो ये मारवाड़ी भाई ने क्या किया है, पूरा दिमाग लगा चुका है, इसको लॉस तो होने वाला नहीं है, होगा तो प्रॉफिट होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है, लॉस जैसा कोई उनके यहाँ कंसेप्ट नहीं होता। तो आप समझने की कोशिश करो, जिसका मैनेजमेंट वगैरह अच्छा रहेगा तो उसको लॉस होने वाला नहीं है, क्योंकि वो जो मैंने भी स्टडी किया है कि जो वो चीजें कर रहे हैं वो आने वाला फ्यूचर है, मे भी अभी थोड़ा बहुत कम प्रॉफिट दिखेगा, लेकिन आने वाले फ्यूचर में क्या दिखेगा, उसी में प्रॉफिट दिखने वाला है। ओके, और अभी से प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन उस टाइम ड्रास्टिकली आएगा एंड एवरीवन विल शॉक। और अभी वो थर्ड पोजीशन में वर्ल्ड में, रिचेस्ट पर्सन में, अब कब निकल जाए आगे कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, वो टॉप तक जाएंगे, डोंट वरी। हाँ, लेकिन इतना है, जो कमजोर दिल वाले हैं उनके साथ ना खेले अभी, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, मैंने भी नहीं खेला, कमजोर दिल नहीं है, लेकिन अपन कमजोर पैसों में है, उतना उतना बड़ा पैसा नहीं है कि अपन उनके पास रिस्क में लगाएं। ओके, एक भी स्टॉक उनका पावर का भी लेना है तो टाटा पावर लेता हूँ, मैं अडानी पावर नहीं लेता हूँ। समझ में आ रहा है क्या, एग्जाम्पल के लिए क्योंकि अपन को किस पे भरोसा है अभी, है टाटा पे है, कि वहां से पैसे कहीं जाने वाले नहीं है। अब आओ, तुम लोग आज बहुत इधर उधर भटक रहे हो, पता नहीं लग रहा, काफी इंटरेस्ट का टॉपिक आपका फॉरेन ट्रेड चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में आप लोग को ऑनेस्टली बताऊं, मेरे अंदर भी बहुत खुजली है, यहाँ के आप जितने मेजर इक्विपमेंट में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को इंपोर्ट करना पड़ता है, और कोई किसी से ना पूछ के, पता करके, गूगल करके, आई विल डू ईच एंड एवरीथिंग, और मैं करता हूँ, क्योंकि जानते तो खुजली अंदर रहती है, क्या चल रहा, कैसे चल रहा, कैसे आएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड खुद से निकालने का, किसी को पैसे नहीं देने के, क्योंकि नहीं तो आप ना पैसे देके ये करवाने वाला ना, आपको समझ में नहीं आता है फिर हुआ क्या, अपन क्या बिजनेस करने के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अपन समझने के लिए कर रहे हैं कि एक्चुअली हो क्यों रहा है और कैसे हो रहा है, किससे कांटेक्ट करना पड़ रहा है, कैसी कैसी कंपनीज है। मेरे पास कम से कम 200 प्लस फॉरेन ट्रेड वालों के वहां कांटेक्ट नंबर है, कि ये यहाँ से पार्सल यहाँ से ये उठाएगा, ये यहाँ से यहाँ पहुंचा देगा, जबकि मैं इसका बिजनेस नहीं करता हूँ, लेकिन अपने जो कैमरा वगैरह जो लाने पड़ते हैं, जो इंडिया में मिलते ही नहीं है, बहुत सी जो इसमें छोटी छोटी डिवाइसेज हैं वो इंडिया में मिलती ही नहीं थी, इवन अमेजोन वगैरह में भी नहीं मिलते थे, लेकिन अभी रिसेंटली वो सब आने लगे हैं, और एग्जैक्टली आपको अब मिल जाएंगे, एंड वो भी, लेकिन इंडिया में जो चीज मिल रही है वही प्राइस जो इनकेस वहां 1000 रुपीज में मेरे को इंडिया में लैंडिंग पड़ जाती है, आज भी वो 13,000 रुपीज में अमेजोन में मिलती है, इतना डिफरेंस है। कितने बार तो लगता है कि मैं ही यही प्रोडक्ट इतने मंगा के, मेरे पास ये एक्स्ट्रा स्पेयर में है, मैं ही अमेजोन में लिस्ट कर दूं, भेज दूं, बट प्रॉब्लम क्या है ना, ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, अपन वो कॉस्ट अपन बेयर नहीं कर सकते, क्या होता है, लोग मंगाते हैं, उनको यूज करना, ये सब इस प्रकार की चीजें नहीं आई, और फिर वो रिटर्न करते रहते हैं, मिस हैंडलिंग करते हैं, मिस यूज होता है, तो उसके कारण क्या होता है ना, मेजर लॉस होता है। तो आप बहुत बड़े स्केल में कर रहे हो तो बात अलग होती है, सब चीजें अच्छी दिखती हैं, बिजनेस आसान भी है लेकिन उतना भी आसान नहीं। ओके, जैसे बोलते हैं ना, स्टडी इजी है लेकिन उतना भी इजी नहीं है कंसेप्ट। ओके, तो आते हैं वापस यहाँ पर फिगर्स में, कंपोजिशन ऑफ इंडियाज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बारे में बताया हुआ है कि 15-16 और 16-17 में किस टाइप से एक्सपेंडिचर और उसका परसेंटेज कैसे कैसे पेट्रोलियम में इंक्रीज हो रहा है, हम जो चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स देखो, अप्रोक्सीमेटली पर्ल्स एंड प्रीशियस स्टोन्स है, एडिबल ऑयल्स है,
फर्टिलाइजर्स है, फूड ग्रेन्स है, किस प्रकार से हमने कौन सी चीजें इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है। देखो फर्टिलाइजर बस एक चीज हुई है जो डिक्रीज हो रही है, बाकी सब चीजें कहीं ना कहीं तो इंक्रीज हो रही हैं, राइट। नेक्स्ट आते हैं एक्सपोर्ट इंडिया क्या क्या कर रहा है। सबसे मेन रेडीमेड गारमेंट्स, आयरन, कॉटन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, लेदर मैन्युफैक्चर। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स समझ में आ रहा है क्या? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में क्या हो जाते हैं आपके ऑयल्स, जो मोबाइल जो भी बोलते हैं उसको, ये जो इंजन ऑयल एंड ऑल रहता है, वो सब प्रोसेस करके यहाँ बनाए जाते हैं और पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। लेदर मैन्युफैक्चर, इंजीनियरिंग गुड्स, तो ये सब चीजें कर रहे हैं। और ये सब देखो मैं आपको पहले भी बताया, ये सब चीजें ना आरबीआई, हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था, आरबीआई ये सब निकाल लेती है, क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन आप करते हो किस रूट से करते हो, बैंकिंग रूट से करते हो, और आरबीआई को पता चलता है कि आप किसको पेमेंट कर रहे हो, क्या चीज का, किस चीज का पेमेंट कर रहे हो, किस कंपनी को कर रहे हो, तो वो वहां से डेटा निकाल के आपको पब्लिश करती रहती है कि किसमें क्या क्या चल रहा है। आरबीआई हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ द इकोनॉमी 1617, ये सब चीजें सोर्स वहां से ली गई हैं। हाँ, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब क्या बोलूं, धोखा आपके साथ कभी भी हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये चैप्टर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, हम टाइम ले रहे हैं, टाइम है इसलिए आप स्पेंड कर रहे हो, एंटरटेनमेंट चल रहा है आपका, बट इतना पढ़ के जाओ, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वो सब कवर करो। ओके, हाँ लेकिन देखो, विथ ऑप्शन की बात कर रहे हो। हाँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, वो अपने शब्दों को वापस ले रही है, उससे गलती हो गई, उसको माफ करो उसको। ओके, सुनो, अभी अभी फिर से ना आप लोग गलत वर्ड यूज किया आप लोगों ने, इसलिए किसी भी चैप्टर में मार्क्स जो लिखे गए हैं वो सिर्फ आपके एक जजमेंट के लिए, इंस्ट्रक्शन मतलब उसके लिए, एस्टिमेशन के लिए। ओके, वो कंपल्शन नहीं है कोई। ये बात समझ में आ रही है क्या? चेंज कभी भी हो सकता है, और नेक्स्ट एग्जाम से बोलेंगे कि नेक्स्ट ईयर से मार्क्स की कंपोजिशन कुछ इस टाइप से होंगे, फॉरेन ट्रेड को देखते हुए उसके क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए, और क्या। तो आप इसमें मत रहो। एक टाइम था कि फर्स्ट 6 चैप्टर इकोनॉमिक्स से पढ़ने से क्या हो जाता था, आप 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स स्कोर कर सकते थे, लेकिन अब वो नहीं रहा ना, तो जाके लड़ाई करोगे क्या किसी से? ठीक है, सो अभी भी है, आप 70 to 75 अभी भी स्कोर कर सकते हो, बट आई विल नेवर सजेस्ट टू गो फॉर दैट, बिकॉज इट्स अ कंप्लीट रिस्क कि पहले 5 6 7 चैप्टर पढ़ लिया बस हो गया। लेकिन वो 6 7 चैप्टर भी आप ऐसे पढ़ो कि मतलब आपको कोई रात को ऐसे ढकेल भी दे, हाँ ये है आंसर, ये नहीं नहीं, क्वेश्चन पूछा ही नहीं हमने। समझ में आ रहा है क्या? इस लेवल का आपका रेडी होना चाहिए, तब जाके आपके 70 75 होगा। आप ना अपने काम की बात सुनते हो कि पहले 6 7 चैप्टर कैसे, 6 7 6 7 किस लेवल में आपको पढ़ना है। समझ में आ रहा है? उसमें से आधा मार्क्स एग्जामिनर को काटने में सोचना पड़ेगा कैसे काटा जाए, तब जाके तो वो काम का है। नहीं तो नहीं, ये डिफिकल्ट है, इसको ऑप्शन में छोड़ देते हैं, ये तो पहले से ऑप्शन में था ये चैप्टर, तो ऐसे नहीं चलेगा। ये डू यू नो में आता है, इसको नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं, फिर उस वक्त कुछ नहीं चलता है। समझ में आ रही ना? तो आप अपने काम की बात सुनते हो, पहले भी बता चुका हूँ, तो मैंने बोला है तो वो, मैं ये अब बोल रहा हूँ, ऐसा कंसेप्ट आप अपने लाइफ में लगाना ही मत। ओके, एटलीस्ट इतना तो करो। मैं अब सेफर साइड बोल देता हूँ, वो काफी डिटेल में पढ़ो, और एटलीस्ट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट है चैप्टर नंबर 7 एंड ऑनवर्ड्स, 8 9 10, स्पेसिफिकली 7 8 9 10, जो इंपॉर्टेंट है उसको तो बहुत अच्छे से पढ़ो, स्टडी करो। ओके, उतना तो कर लो। और क्योंकि ना ऑब्जेक्टिव जो आता है वो चैप्टर वाइज नहीं आता है, वो सभी चैप्टर का मिक्स एंड मैच आता है, तो जिनको 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है और एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है, तो उनके लिए तो एक बार सोचना पड़ेगा। और जरूरी नहीं है जिसने हर एक पॉइंट कवर किया, स्टडी किया, बस उसी के पास 100 आउट ऑफ 100 आते हैं। मैं ऑनेस्टली ऑनेस्टली बता रहा हूँ, स्मार्ट स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है, मैक्सिमम स्टूडेंट के ना मार्क्स कहाँ चले जाते हैं ना, 1 2 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में ही चले जाते हैं। वो बड़े बड़े आंसर एकदम याद करके बैठे हैं, हाँ ऐसा होगा वैसा होगा। अब आपको अपन ने जो बुक्स दी हुई हैं ऑलरेडी, स्मार्ट नोट्स, उसमें इतने ऑब्जेक्टिव के परमेंटेशन कॉम्बिनेशन है कि आपको सिर्फ एक बार गो थ्रू करना है। और ध्यान रखो,
स्मार्ट स्टडी उसको बोलते हैं कि आप मैगजीन की तरह बुक को मत रखो, एटलीस्ट एक पेंसिल रख लो, जो आ रहा है तो उसको तो मत मार्क करो, लेकिन जो नहीं आ रहा है उसको बस सर्कल करके रखो। इतनी बेसिक बेसिक चीजें बताने की जरूरत नहीं है, तब भी मैं बता रहा हूँ। चलो वापस आते हैं। डायरेक्शन ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड, किस डायरेक्शन में जाना है इंडिया का फॉरेन ट्रेड? So means the country to which India export its goods and services and the countries from which it is imported the goods and services. Thus the direction consists of destination of export and sources of our import. उसी को बोल रहा है direction of our import foreign trade. तो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, फॉरेन ट्रेड वर्ड बोला तो क्या वर्ड आएंगे? दोनों, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोनों आएंगे। सो प्रायर इंडिपेंडेंस मच ऑफ इंडिया ट्रेड वाज डन विद ब्रिटेन, जो मैंने पहले भी बोला, इंडिपेंडेंस के पहले भी सिर्फ और सिर्फ बार बार ब्रिटेन के साथ ही हो रहा था। देयरफॉर द ब्रिटेन used to hold the first position in India for foreign trade. However, after independence, new trade relation with many other countries like USA has emerged as the leading trading partner, followed by the Germany, Japan, and UK. Direction of India's import: OECD, OPEC, ईस्टर्न यूरोप, डेवलपिंग नेशंस एंड अदर्स। तो इस टाइप के कुछ उनके एक्सपोर्ट में फिर से अल्टीमेटली उन्हीं को है, बट इसमें ईस्टर्न यूरोप, डेवलपिंग नेशन और अदर्स का आप परसेंटेज एक बार देख सकते हैं। ओके, बस इतना देखिए। ट्रेंड्स ऑफ फॉरेन ट्रेड सिंस 2001, क्या ट्रेंड दिखाया गया है? सिंस लिबरलाइजेशन इन 1992। हाँ, पॉलिसी 1 में आई थी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन वगैरह तो 2 में ही हुआ। हाँ, कुछ नहीं लिखना है यहाँ पास। आपके 11th स्टैंडर्ड में बहुत पढ़ा दिया गया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। हाँ, उसने बोल दिया ना। हाँ? मार खानी है क्या तुमको? Since liberalization, India's foreign trade has expanded manifold and has shown a significant structural shift from imported and exported products. Also in its geographical composition, मतलब वो अदर कंट्रीज को भी वो करने लगा। देखो इस मैप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया किधर है? बहुत छोटा। ये ग्लोब किसका ग्लोब है? ये किसका ग्लोब है? पहले ये तो कंफर्म करो। ठीक है, ये अपने राइट साइड से लिया गया हुआ इमेज है, ऐसा लग रहा है। जाने दो, ज्योग्राफी नहीं पढ़ाई थी। ठीक है। अरे गोल, अरे अरे भैया, तो क्या दोनों साइड का दिखाएगा क्या तेरे को? इसके पीछे क्या है? गोल है तो कहां से आते हैं ये लोग? कौन सा कंट्री दिख रहे हैं आपस? हाँ ठीक है। हाँ, तो दूसरे साइड का ही बोलेंगे ना इसको। यदि इसकी गोल रहता है तो दूसरे साइड का पेज तो मैं पलट के नहीं दिखाऊंगा। कोई बात नहीं, जाने दो भाई। आज आज उसकी नींद नहीं हुई है, वो बहुत मारेगा तुम लोगों को। चलो अपन इस चैप्टर को एंड करते हैं। रीसेंट ट्रेंड्स इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में क्या किया गया है बोल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, EGEPC, याद रख लेना, report the share of engineering goods was 25% in India total export in 17-18. Within this category, some prominent exported items are transport equipment including automobiles and auto components, machinery and instrument. During the period 2010-11 to 14-15, export of transport equipment has grown up from 16 billion to 24.8 billion dollars. तो ड्रास्टिकली हमारे क्या हो रहे हैं, इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के थ्रू ये सब चीजें जो प्रमोट की जा रही है एक्सपोर्ट हो रहे हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में भी सडनली बहुत इंक्रीज आ रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ, हम रॉ पेट्रोल बहुत टाइम से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रोसेसिंग करने के बाद हम एक्सपोर्ट भी काफी कुछ कर रहे हैं। इंक्रीज सिग्निफिकेंटली 2001 टू 2002 से ड्यू टू इंडिया टर्न एज नेक्स्ट एक्सपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। तो ये जामनगर एंड ऑल अदर भी जितनी रिफाइनरी प्लांट लगे हैं उसके कारण ये सब हुआ है प्रमोशन। पेट्रोलियम प्रोडक्ट शेयर्स ऑफ 4.3 इन इंडिया टोटल एक्सपोर्ट इन 2000-2001 से अभी कितना पहुंच गया समझ में आ रहा है आपको? 20% इन 13-14।
तो इतना मेजर ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ है। केमिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट्स के लिए बोल रहा है, Indian important export item performed reasonably well over the last few years, chemical and chemical products, and the share is 10.4% in 14-15. Gems and jewelry में भी suddenly कितना increase आया, 13.3%. तो देखो इसमें इंग्लिश और इन सब चीजों का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ पास आप ना ये जो परसेंटेज है, फिगर्स जो है आपको लिख के रखना पड़ेगा, और हर जगह कभी भी 13-14 के फिगर लिख दिया, कभी कभी 14-15 के फिगर लिख दिया, तो आपको भी कंफ्यूज होगा। लेकिन आप चार्ट बुक में ये मैंने फिल इन द ब्लैंक इसीलिए रखा है ताकि आप जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है अपने हैंड से जब लिखते हो ना, तो काफी टाइम तक आपको रिटेन रहता है। नहीं तो ये लिखने में क्या प्रॉब्लम थी मेरे को, लेकिन आप कोशिश करो कुछ तो लिखो आप। So textile and ready-made garments may accounted for 11.3% of India's export. So in 14-15, so one of the leading exporting countries of textile and ready-made garments in the world. अब इंपोर्ट के बारे में बोल रहा है, जो रॉ पेट्रोलियम है उसको इंपोर्ट किया जा रहा था, जो पहले 27% था, वो इन 1990-1992 which was currently around 31%. अब करंटली मतलब कब, तो वो भी नहीं लिखा और मेरे को नहीं पता ऑनेस्टली। सो गोल्ड के बारे में आफ्टर पेट्रोलियम, अब गोल्ड से समझ में आया है कि रिसेंटली आपको पता हो कि 400 कितने ह्यूज क्वांटिटी में आरबीआई ने गोल्ड परचेस किया था। तो अब ये गोल्ड परचेस करने का रीजन बिहाइंड क्या रहता है, बेसिक कंसेप्ट रहता है कि जब मार्केट डाइसी सिचुएशन में जाती है, जैसे अभी फिर से कोविड आ रहा है या कुछ हो रहा है ना, तो सब फिर से गोल्ड खरीदना चालू करेंगे, और जब वो एकदम प्रॉपर सिचुएशन किसका आ जाएगा, जब सिचुएशन से हम रिकवर करेंगे तब लोग क्या करना चालू करते हैं, गोल्ड सेल करना चालू करते हैं। तो वो क्या होता है, एक सेफ इन्वेस्टमेंट टाइप का आप ऐसा समझ सकते हो, तो इंक्लूडिंग आरबीआई एंड अदर, हर कंट्री करती है, ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया करता है। पहले देखो इंडिया का है, लेकिन डॉलर वगैरह का बहुत पहले ही बहुत 1967 में इन सब का जो बैकअप का कंसेप्ट था ना, वो निकाल दिया गया, लेकिन इंडिया में है। ओके, तो हर कंट्री का नहीं है, हर कंट्री का अलग अलग है। इंडिया ने अपना रूल बनाया कि आरबीआई के पास इतना फॉरेन रिजर्व्स एंड गोल्ड एंड इन्वेस्टमेंट होने चाहिए, वो इंडिया के रूल एंड सेंट्रल बैंक के और आरबीआई के उसमें रूल में है। ठीक है, तो वो अपने सिलेबस में भी दिया हुआ है। तो हर कंट्री का क्या रहता है बच्चा, अलग अलग रहता है। बोलते हैं जब यूएसए ने बोला नहीं अपने को गोल्ड रिजर्व रखने की जरूरत नहीं है, हमारा डॉलर ही इतना मजबूत है, हमको कोई जरूरत नहीं है, हम बैक्ड नहीं करेंगे किसी भी गोल्ड रिजर्व से। और बहुत सी कंट्री ने जब उनका देखा सीखा देखा, तो बहुत सी कंट्री ने अपने गोल्ड रिजर्व बेचना शुरू कर दी, बोले हम भी नहीं रखेंगे, हमने भी बेच दिया। तो दिस हैपेंस। तो लेकिन इंडिया में मेंटेन किया जाता है, और जितना रिक्वायरमेंट है उससे बहुत ह्यूज है, ह्यूज है। और आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल गोल्ड, ढूंढने मत निकल जाना कहाँ रखा है। The gold import declines from $53.3 billion in 2011-12 to $27.5 billion in 13-14। मतलब क्या हुआ है, जो इंपोर्ट था, हम बात चल रही है अभी किस चीज की, इंपोर्ट्स की, वो इंपोर्ट क्या हुआ है अभी, काफी कम हो गया है, डिक्रीज हुआ है। And this was primarily due to fall in the international gold prices and various policy measures taken by the government to curb the gold imports। जैसे उन्होंने जो इन्वेस्टर्स थे उनको क्या देने चालू कर दिया, बोल सकते हो गोल्ड सर्टिफिकेट या सॉफ्ट गोल्ड बोला जाता है उसको। ओके, ई गोल्ड जो बोलना है अब आपको। सो फर्टिलाइजर्स जो है वो भी आपके 4.1% थे, जो अभी कितना हो गया है 1.3%। जो इंपोर्ट है हमारा वो बता रहा है कम हो रहा है। आयरन एंड स्टील का भी बता रहा है यहाँ पास डिक्लाइन फ्रॉम 4.9% टू 2.1% अभी बचा है क्या, इंपोर्ट का। अब कंसेप्ट आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, समझने की कोशिश करो। एक बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, एक बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। अब नाम से समझ में आ रहा है कि जितना आपने पेमेंट रिसीव किया है और कितना आपने पेमेंट किया है, एक्स दिया है आपने, तो जो नेट बचता है उसी को बोल देंगे क्या अपन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो उसी को पढ़ लो, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, ये यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि आपके आंसर में ये ऐसे टर्म आने चाहिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पास आप लोग बहुत हल्के में लेके चले जाते हैं, जैसे क्या, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक लिख के नहीं आओगे। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन क्यों बोला गया है, देखो बहुत सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक। अब
कहीं किसी कंट्री में सुनामी आ गई, कुछ डिजास्टर हो गया, अर्थक्वेक आ गया, तो उस कंट्री को आपने कुछ भी चीज दी तो वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में नहीं आती, लेकिन आपने गुड्स दिए हैं तो वो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंटरनेशनल ओनली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जिससे पैसे लेने और देने का काम चल रहा है एंड द कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड यूजुअली अ ईयर, एक साल के अंदर वो पर्टिकुलर पीरियड। सो उसी को समरी स्टेटमेंट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन बिटवीन दो लोगों के बीच का समरी स्टेटमेंट। सो नेट जो अमाउंट आएगा उसी को, अब वॉल्टर ने भी वही चीज को रिपीट किया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड बिटवीन द रेसिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली कंसेप्ट अ ईयर। तो बोल रहा है जो इंडिया का रेसिडेंट है उसने क्या क्या किया है उसके अकॉर्डिंगली कितना पैसे आए हैं और कितने पैसे गए हैं, तो नेट अमाउंट को ही बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। इट इज क्लियर दैट द वैल्यू ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द सिटीजन बिजनेस एंड फर्म्स गवर्नमेंट तो इंक्लूडेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, लेकिन वो अभी तक लिख नहीं रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो उसके सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को बोला जाता है क्या हमको बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इसी तरह सिस्टमैटिक यहाँ पे भी रिकॉर्ड रहेगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब वैल्यू के ऊपर है, ध्यान रखना, लिख के रखना, लिख लो। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ अ कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ अ गिवन पीरियड, यूजुअली अ ईयर। लिखा नहीं है आप लिख सकते हो। बैलेंस ऑफ ट्रेड आल्सो रिफर्स टू एज अ इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस, कि कितना ज्यादा आपने एक्सपोर्ट किया या इंपोर्ट किया, जो नेट आएगा उसी को बैलेंस ऑफ ट्रेड बोला जाएगा। बेंथम ने भी बोल दिया है, वही चीज रिपीट किया है, रिलेशन ओवर द पीरियड बिटवीन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्सपोर्ट एंड फिजिकल गुड्स के बारे में बोला है। सो इफ एक्सपोर्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन द इंपोर्ट वैल्यू इट इज कॉल्ड एज ट्रेड सरप्लस। तो इस शब्दों का भी ध्यान रखना, कब ट्रेड सरप्लस बोलते हैं ना, इंपोर्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन द एक्सपोर्ट, इसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। तो आपको ध्यान आ रहा है ये डेफिसिट और सरप्लस कहां पढ़ा हो बैलेंस। चलो, it is clear from the above definition that the balance of trade includes the value of import and export of visible goods and invisible goods। इसके अलावा और कुछ बचा क्या इसमें? कुछ तो बचना चाहिए, ऐसे कैसे खत्म हो गया ये? अच्छा, ट्रेंड्स, ट्रेंड्स, ओके, ट्रेंड्स भी हो गया, ठीक है। So this way we have completed this chapter and I request you to all, please मैं बता रहा हूँ, आप ना इस चैप्टर से 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन आया ना तो आपके साथ धोखा हो सकता है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ बस एक बार ना, ये चार्ट है, छोटा सा चार्ट है, ये चार्ट एक पेज का है, इसके अंदर सब कुछ चीजें एकदम डिटेल में लिखी हुई हैं। इसको एक बार गो थ्रू करो और जितने भी फिगर्स जहां पास लग रहे हैं इंपॉर्टेंट है ना, उसको एक बार लिख के जब बार बार एक ही पेज में देखोगे ना, ये 10% था, ये 31% है, तो आपको ना वो काफी लॉन्ग टर्म तक रिटेन रहेगा। आप इतना भी आप ये बुक्स में हाईलाइट करने से आपको रिटेन रहने वाला नहीं। पूछो क्यों नहीं रहने वाला? क्योंकि आप खोल के देखते नहीं हो बुक, चालू भी करते हो, बुक खोलना चालू करते हो तो पहले दूसरे पांचवे 6 7 चैप्टर तक पहुंचते हो, लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाते हो आखिरी एग्जाम तक, ठीक है। तो ये चार्ट हार्डली कितने पेज के हैं आपके? 15 पेजेस के हार्डली चार्ट्स हैं, तो आप इसको गलती से कभी भी किसी भी पेज से ओपन करके एक बार देख सकते हैं। और प्लीज कोशिश करिए इंडेक्स में डेट वगैरह लिखने की आदत डालिए कि कब किस दिन कौन सा चैप्टर का आपने रिवाइज किया है, नहीं तो पता चलता है आप पहले 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 रिवाइज करते जा रहे हो, 5 6 7 तो आपकी जिंदगी में आ ही नहीं पाता। समझ में आ रहा है? भावना जो मेरी बोल रही है वो आप लोग की हरकतों में आपको भी पता है वो है। आप पढ़ना चालू करते हो, व्हेन यू आर स्टार्टिंग स्टडिंग समथिंग, तो आप क्या करते हो? नहीं, आज से पढ़ाई करेंगे, पहले से चालू करते हो फिर से। तो स्टार्ट राइटिंग डेट, किस डेट को आपने किस चैप्टर को रिवाइज किया और कहाँ लिखना है, ये आपके इंडेक्स में लिखना है। और हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली शायद तक अभी देख लो एक वीडियो लेक्चर है, उससे समझ में आएगा। कुछ पढ़ते वक्त कुछ आपके इनपुट आएंगे तो आप उसको अप्लाई करो अपने स्टडी टेक्निक्स में, सो दैट इट विल हेल्प यू टू डू सम स्मार्ट स्टडीज। और आप अपनी स्टडीज को रखो, लेकिन उसके साथ जो उसमें से अच्छा लग रहा है उसको इनकॉर्पोरेट करो और स्टडी करो। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, बाय बाय।